नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल पूरे देश में होली का त्यौहार था, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में एक तरफ होली का त्यौहार था, क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि कल साउथ अफ्रीका की टीम को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है, जो कि हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के सारे देशों को तबाह बर्बाद कर रखा है। और वहाँ के जो जो उनके आर्मी के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि हम हर उस देश को टारगेट करेंगे जहाँ पे अमेरिकन सेना की बेसिस हैं। अब अमेरिकन सेना के बेसिस तो लगभग हर मिडिल ईस्ट की कंट्री के साथ है, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो या सऊदी हो, अ, इन सभी देशों में इनके बेसिस हैं। और वहाँ वहाँ पे ईरानियन जो सेना है उसने मिसाइल भी मारी है। आपको मालूम होगा सऊदी का सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उस पे जो मिसाइल मारी गई उसके बाद से अरामको का सारा फंक्शनिंग बंद है, वो शटडाउन के मोड में है। उसके अलावा कतर की जो गैस की सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पे भी मारा गया, वो भी शटडाउन में चला गया। ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? उनकी जो ब्रिगेडियर है जस्ट मिस्टर इब्राहिम जवारी का कहना है कि दुनिया में अभी तेल के जो दाम है वो $80-82 पे चले गए हैं पर बैरल। वो कहते हैं जब तक ये प्राइसेस 200 बैरल पे नहीं जाते हम तब तक नहीं रुकेंगे। वो पूरी दुनिया में तेल को, गैस को, एनर्जी के सोर्स को लेके कियोस्क पैदा करना चाह रहे हैं। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स का आपको मैंने बताया कि वहाँ पे सारे शिप्स खड़े हैं, वहाँ से कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। आपको मालूम होगा 2-3 तेल के बड़े बड़े टैंकरों को उन्होंने डुबा भी दिया है। और एक तेल के टैंकर में जिसमें हिंदुस्तान के भी कई नागरिक मर्चेंट नेवी में जो जॉब कर रहे थे वो लोग भी थे, जिनको ओमान की जो फ्लीट है उसने बचाया। तो ये है कंडीशंस दोस्तों। ईरान वॉर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये ईरान वॉर को, जिसको 3 दिन या 4 दिन का मान के चल रही थी यूएस की सेना, ऐसा क्या हो गया जो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये 1 महीने तक चल सकती है या उससे भी ज़्यादा। पहले कभी भी यूएस ने ये नहीं सोचा था कि ईरान के खमेनेई के रिजीम में, खमेनेई के मरने के बाद सेकंड पोजीशन कौन होल्ड कर रहा है या उनकी क्या तैयारी है, इसके बारे में उनकी कोई तैयारी नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि यूएस को इस लड़ाई को, इस वॉर को शुरू करने से पहले उनका एजेंडा क्लियर नहीं था, उनको करना क्या है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने सुबह 10 बजे अपनी एयरफोर्स के द्वारा वहाँ पे अटैक किया था, उसी दिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए। उनके मरने के बाद क्या ईरान झुका? नहीं। ईरान बल्कि एक चट्टान की तरह दोबारा खड़ा हो। वहाँ के टॉप लीडरशिप को इन्होंने लगभग सभी को मार दिया है। लेकिन फिर भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ईरान इन सारे चीज़ों के लिए पिछले 1 महीने से अपनी तैयारी कर रहा था। ईरान ने अपने पीछे खमनेई के बाद नंबर 2, नंबर 3 कौन होगा, वो कैसे काम करेगा, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रखी थी दोस्तों। और इसकी तैयारी हो सकता है यूएस फोर्सेस ने नहीं की थी। यूएस फोर्सेस ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बूट्स ऑन ग्राउंड करके नीचे जाना पड़ेगा, ईरान की धरती पर उतरना पड़ेगा। हालांकि ईरान का जो टेरेन है, जो वहाँ का अगर आप कंट्री को देखेंगे तो वो भी पहाड़ी और रेगिस्तान की तरह है, जैसे कि अफ़गानिस्तान का था। और ठीक अफ़गानों की तरह वो भी अपनी सिविलाइजेशन से पूरी तरह से जुड़े हुए लोग हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूएस, इजराइल की आर्मी उनकी धरती पे आए और वहाँ पे कत्लेआम मचाए। और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ा तो ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा यूएस को, इजराइल को या नाटो फोर्सेस को उठाना पड़ सकता है।
और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो जिस मोटिव के लिए उन्होंने किया है वहाँ के रिजीम चेंज के लिए, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंडा पूरा होगा इनका। ये मेरा अपना मानना है। इसी दौरान दोस्तों आज ईरान ने अज़रबैजान पे भी मिसाइल से अटैक किया है। और अब धीरे धीरे खamenei की मौत के बाद कई इस्लामिक कंट्रीज़ में भी दबी आवाज़ ही सही, लेकिन आवाज़ें खamenei के सपोर्ट में उठने लगी हैं, जो हमने देखा कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कई जगह हो रही थी। बहरीन में वहाँ की पब्लिक ने, क्योंकि बहरीन के ऊपर जब मिसाइल अटैक हुआ तो उसके बाद वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो सड़क पे आ गई है। और उनका जो डिमांड वो ये है कि यहाँ की जो अभी करंट की गवर्नमेंट है उसकी वजह से वहाँ की पब्लिक को ये सब झेलना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस का, अमेरिकन नेवी का एक फ्लीट है, फिफ्थ फ्लीट, उसका हेड ऑफिस बहरीन में है, जिसकी वजह से ईरान उनके ऊपर मिसाइल से अटैक कर रहा है या ड्रोन से अटैक कर रहा है। और अगर आप देखें तो ईरान ये बहरीन का जो लोकेशन है वो पूरे मिडिल ईस्ट में एक तैरते हुए जहाज की तरह है दोस्तों। छोटी सी कंट्री है बट उस कंट्री की इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बन जाती है। और इसी को ध्यान देते हुए सऊदी ने अपनी जो फौज है वो उतार दी है बहरीन में फॉर हेल्पिंग द गवर्नमेंट। क्योंकि इससे पहले भी 2011 में जब वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो रूलर्स थे उनके खिलाफ जब विद्रोह प्रदर्शन किया था, तब भी सऊदी ने उनकी मदद की थी। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा एक क्योस की स्थिति है, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आज की डेट में अगर देखें तो जैसे चीन है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो लोग, जो भी कंट्रीज़ ऑयल के लिए डिपेंडेंट थे जो मिडिल ईस्ट पे, उन सब की कंडीशन बड़ी मतलब कहते हैं ना विचाराधीन हो गई है। उनके पास कितने दिनों का तेल बचा हुआ है, आगे के अरेंजमेंट्स क्या होंगे। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि ये जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहीं भी रुकेगी तो उसका इफ़ेक्ट आपके मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतों पे भी पड़ेगा दोस्तों। ऑयल की वजह से आपके घर के अंदर आने वाली दवाई से लेके आपके घर के अंदर आने वाला अनाज, खाना, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी कॉस्ट, ये सब बढ़ जाएगी। और यही ईरान चाहता है। ईरान चाहता है कि हम इस पूरे मिडिल ईस्ट को परेशान कर दें ताकि सारी दुनिया आके ये कहे कि किसी तरह ये युद्ध रुक जाए। ईरान को मालूम है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तभी इज़राइल और यूएस मेरे सामने झुकेंगे। और वो ऐसा कर भी रहा है दोस्तों। और दुनिया में कई लोग उसी चीज़ के लिए ईरान के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये धमकाने के एक नए तरीके लग रहा है। आप ये कहानी तो मतलब ऐसे हो गई जैसे कि अगर मैं तुमसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस में सबके घर में जाके मार पिटाई शुरू कर दूंगा, ताकि पूरा मोहल्ला कहे कि भाई ये आदमी अगर शांत रहेगा तो हो सकता है पूरा मोहल्ला शांत रहे। ये कंडीशंस ईरान ने पैदा कर दी है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी खबर मिली होगी कि हिंदुस्तान के साथ कनाडा का जो आप कहते हैं ना ट्रेड में एक बहुत बड़ा उपलब्धि आई है। कनाडा ने इंडिया को यूरेनियम की एक बड़ी खेप भेजी है। और जैसे ही बात यूरेनियम की आती है, यूरेनियम के साथ साथ उन्होंने जो रिएक्टर्स हैं, स्मॉल रिएक्टर्स, वो भी भेजने की बात हुई है। और उसके साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने की बात हुई है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। वहाँ पे उनके असेंबली में भी ये बात उठी है कि कनाडा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसका इस्तेमाल
ऊर्जा के प्रजनन के लिए या ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए हम करेंगे, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी ये, हम बिजली बनाने के लिए इस यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा सन 1974 में जो पहला इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के जो टेस्ट किया था, वो प्लूटोनियम से बना था और स्मॉल स्केल रिएक्टर से ही बना था, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। तो मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, आप दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचते हो। खैर इसके अलावा आपको मालूम होगा कि फ़िनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में हैं और अब फ़िनलैंड के साथ में भी हमारे प्रधानमंत्री और उनकी जॉइंट वार्ता हो रही है आज। उसमें जो कुछ भी निकल के आएगा दोस्तों, हम डेफ़िनेटली उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूएस और इज़राइल को ईरान पे जब हमला करने के बाद मिला क्या? क्या उनका एजेंडा पूरा हुआ? नहीं। उनका एजेंडा पूरा होने के बजाय उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके मिडल ईस्ट तक को आपाधापी में डाल दिया है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि यूएस ने जो हमला किया वो बगैर सोचे समझे किया है। तो देखते हैं अभी आगे और क्या होता है दोस्तों, ईरान और क्या क्या नए कदम उठाता है और उससे दुनिया को क्या नुकसान